वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक तो जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान और अमेरिका और इसके साथ साथ ईरान की जंग के हवाले से, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो मुल्क में हो रहा है, यानी कि पीटीआई का जो लियाकत बाग में 9 अप्रैल का जलसा सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा रहा है। तो दूसरी जानिब आप देखें कि अवाम महंगाई खुसूसन पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ तले दबे हुए हैं। सियासी ये बहस भी है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह भी है, उस पर जो कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर जो पाकिस्तान को अब चैलेंजेस का सामना है, और फिर साथ ही खान साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि अब क्या कुछ मजीद आलमी सतह पर तो हम मीडिएशन करा रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो कब खत्म होगी उस पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक। शौकत साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है पूरे दुनिया की। अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान मीडिएशन करवाने में कामयाब हुआ है अमेरिका और ईरान के माबेन। सो इस सूरत हाल में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है ना, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की चीज़ों में आगे आगे रहा है। असल चीज़ ये है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आपने अमेरिका के लिए तो जंग रुकवा दी। बेसिकली ये अमेरिका के लिए जंग रुकवानी थी, क्योंकि ईरान का जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। और फ़लस्तीन का जो नुकसान होना था वो तो हो गया है। इसराइल ने लेबनान के साथ जो करना था वो कर दिया। अब तो जंग रुकवानी थी अमेरिका के लिए, और अमेरिका ने पहले ही इन पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी, और यही लोग लगे रहे, इन्होंने अमेरिका की जंग तो रुकवा दी है। लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए कोई पैकेज है या नहीं है इसमें। आपने यूएई को नाराज कर दिया है। यूएई ने आपसे पैसे वापस मांग लिए, ये आपकी खारजा पॉलिसी है। अगर ईरान से हमें गैस की इजाजत मिलती है, क्योंकि हमें तो इजाजत लेनी पड़ रही है, और तेल मिलता है सस्ता, तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो पाकिस्तान के लिए मजे ही मजे हैं। लेकिन अगर अमेरिका तेल और गैस लेने की इजाजत फिर भी नहीं देता, तो फिर मेरे ख्याल से ये एक्सरसाइज जो है ये इतनी कारगर नहीं होगी, और ना ही पाकिस्तान को इससे कोई फायदा होगा। हाँ, जंग रुकवा गई है, जो खलीज मुल्कों को जो नुकसान हो रहा था वो उसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए, वो मैं देना चाहता हूँ। लेकिन जो असल चीज है कि पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त रुल रही है, हमारी मईशत तबाह हो रही है। ये हालात है कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है बाहर चला गया है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। आप देखिए तिजारती खसारा इस वक्त कहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो ये सारे हालात है, इसमें हम सिर्फ इन चीजों पे खुश हैं कि जी हम क्रेडिट ले रहे हैं क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी हो रही है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अंदरूनी तौर पे हमारे सियासी इस्तेकाम खत्म हो गया है, कोई सियासी इस्तेकाम नहीं है। इस तरफ अफगानिस्तान के साथ जो रही सही तिजारत थी वो खत्म हो गई है, और यूएई के साथ ताल्लुकात अब उस नहज पे नहीं रहे हैं। तो हम जरूर देखें कि इस जंग से हमें क्या फायदा हुआ है, हमने क्या हासिल किया, और ये जो खारजा पॉलिसी हमारी, ये हमारे कितने फायदेमंद है। तो ये अपने उस पर जरूर गौर करना चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम बाहर से वाह वाह तो जरूर लें, लेकिन अपने मुल्क को भी बेहतर करें। अच्छा, शौकत साहब, जिस तरह भी आपने सियासी इस्तेहकाम के हवाले से बात की है, तो ये सियासी इस्तेहकाम अब कब आएगा हमारे मुल्क में? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कब तक ये चीज़ें बेहतर होंगी? खान साहब के हवाले से हम देखते हैं, अब ये देखें ना, अडयाला जेल में जो कुछ हुआ अभी कुछ रोज़ पहले, हमने देखा कि सेहत के हवाले से भी फिर मुलाकातें भी नहीं होती। रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही होती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि ये सियासी इस्तेहकाम कब आएगा, कब तमाम तर पार्टीज मिल बैठेंगी, बात करेंगी और सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए, मुझे इस नालायक हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसमें जो लोग हैं हुकूमत कर रहे हैं, अवामी हुकूमत तो ये नहीं है, अवाम के वोटों से भी नहीं आई है। तो जो भी इस तरह की हुकूमतें आती हैं वो फिर अपनी मनमानी करती है। आप देखें कि पेट्रोल की कीमत हमारे दौर में कोरोना के बावजूद 150 रुपए थे, आज 400 को छू रहा है। ये क्यों? इसलिए कि इनको परवाह नहीं है आवाम की। आवाम न खफा हो नाराज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। तो जब ये सूरत हाल हो ना, तो फिर इस तरह के जो हुक्मरान होते हैं वो अपने लिए सोचते हैं, मुल्क के लिए नहीं सोचते हैं। इनकी इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी होती है। अभी रिसेंटली जो सोशल मीडिया के ऊपर जो आया है, बिलावल जरदारी साहब का, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आया है कि जी 25 बड़े बड़े उनके जो है वो जायदादें वो यूएई के अंदर है।
اب دیکھیں یو اے میں ہمارے پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا کیونکہ آلریڈی بے روزگاری ہے۔ دوسری طرف ہم نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے میں یہ مینشن نہیں ہے کہ اگر اسلامی ملکوں کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو تو کیا ہم بھی اس میں فریق بنیں گے۔ ہم نے تو سعودی عرب کا دفاع کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، لیکن یہ کہ کیا ہمیں اگر اسلامی ملکوں کے بیچ میں بھی لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہم اس میں بھی ان کا ساتھ دیں یا نہ دیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس کہا ہے کہ جی آپ پہ جو بھی حملہ کریں گے وہ ہم اپنے اوپر تصور کریں گے۔ یہ جو اندھا دھند اور بند آنکھوں سے اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں بڑی بڑی مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ آج اگر ایران جو ہے، ایران سعودی عرب کے اوپر، تو جو اس وقت ثالثی کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، تو کیا اگر یہ اسی معاہدے کے اوپر چلے تو پھر تو ثالثی بھی نہیں بنتی، پھر تو ہم تو سعودی عرب کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے بالکل جو معاہدہ ہم نے کیا ہے۔ تو میرے خیال سے معاہدے کرنے سے پہلے بڑے سوچ سمجھ کے ہمیں یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو اکاؤنٹ سمجھتا ہے، بلکہ اکاؤنٹ بھی نہیں سمجھتا ہے، اس کو جو ہے نا خارجہ امور کا انچارج بنایا ہوا ہے، اور بڑے اس کے جو ہے نا وہ لیے جا رہے ہیں کہ جی پاکستان بہت اہم رول ادا کر رہا ہے۔ وہ اس لیے ادا کر رہا ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی جنگ رکوائیں۔ اگر امریکہ نہیں چاہتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ اسرائیل کے حملے رکوا لیتے نا فلسطین کے اوپر یا لبنان کے اوپر، رکوا لیں آپ، اس لیے کہ وہ امریکہ نہیں چاہتا ہے، لیکن جو امریکہ چاہتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پاکستان کو یہ کریڈٹ مل رہا ہے، لیکن وہ امریکہ کی اس کے ساتھ مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ تو پھر اس صورتحال میں دیکھیں ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ پاکستان کے لیے سوچنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے پہلے ملک کی جو معیشت ہے اس کو ہم دیکھیں کہ وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے، ہمارے اوپر کتنے بڑے بڑے قرضے چڑھ گئے ہیں۔ 80,000 ارب تک ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں، تو 80,000 ارب کا قرضہ ہم دیں گے کہاں سے؟ ابھی جو یو اے کا جو ناراضگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیسے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو ریزرو جو ہے وہ $16 بلین پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن آپ کے $16 بلین میں آپ کے اپنے کتنے ہیں؟ کیونکہ وہ تو زیادہ تر دوست ممالک کے پیسے پڑے ہیں ہمارے پاس، اسی طرح بینکوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس تو $1.5 ارب تک بھی مشکل سے بنتے ہیں۔ تو ان حالات میں میرے کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ لوگ آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم معیشت کو بہتر کریں گے، مہنگائی ختم کریں گے۔ اب ان سے بہت بڑا سوال بنتا ہے نا کہ آپ نے عمران خان کے دور میں 46,000 ارب کا قرضہ تھا ٹوٹل، جب ہماری حکومت جا رہی تھی، جب سے پاکستان بنا ہے، تو اس کے بعد 80,000 پہ کیسے پہنچا؟ کون سی موٹر وے بنی؟ پہلے تو یہ شریف فیملی کہتے تھے ہم موٹر وے بناتے ہیں۔ اس میں ہمیں بتائے کہ جو 30-35 ہزار ارب کا جو قرضہ لیا گیا ہے، اس میں آپ نے صوبوں کو کتنا دیا ہے، فاٹا کو کتنا دیا ہے، آپ نے کون کون سے بڑے منصوبے بنائے، تو پھر یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ بڑا کویشچن بنتا ہے۔ تو دیکھیں اس وقت ہم بڑی لیکن شوکت مشکلات ہیں صاحب ہمارے مجھے یہ بتائیں نا کہ دیکھیں ابھی اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے، آپ کی جماعت کی بات کی جائے، پرائرٹیز سب کی یہی ہیں کہ کسی طرح سے خان صاحب کو باہر لایا جائے، اس حوالے سے تو ہم ایفرٹ دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جس مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ہاؤس ان آرڈر کی آپ بات کر رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ عوام کے ساتھ تحریک انصاف بھی کھڑی نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس طرح سے توانا آواز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں توانا آواز، یہ جو 9 اپریل کو جو جلسہ ہو رہا ہے تو اس میں تو یہی چیز ہے نا، مہنگائی کے حوالے اس کا سے سر این او سی کر آپ رہے کو ہیں نا۔ ملے گا؟ کیونکہ اب تو امریکہ اور ایران والے یہاں پہ آ رہے ہیں، اس کا این او سی کہاں سے ملے گا آپ کو؟ دیکھیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یونیورسٹی ہمیں پہلے کب ملی ہے، اور جب ملی بھی تھی تو انہوں نے کون سے ہمارے راستے کھولے ہیں یا ہار پہنائے؟ یونیورسٹی ملی بھی تو تب بھی انہوں نے شیلنگ کیے، لاٹھیاں برسائی، اگر نہیں دیے تو تب بھی یہ کریں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں دیکھیں، ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے ایک چھوٹا سے مسئلے کو مسئلہ بنا کر اتنے سیاسی عدم استحکام لائی کہ اگر عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت مل جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہو سکتی ہیں، لیکن سیاسی طور پہ حکومت خود بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔
तो अगर नहीं है तो बस फिर तो मसला हुकूमत का है, हमारा तो नहीं है। जैसे कल अडयाला जेल के सामने अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा था तो उस पर लाठीचार्ज और तशद्दुद और गिरफ्तारियों का क्या जवाब बनता है? ये तो काबिल मजम्मत है ना। आप शहरियों को पुरअमन एहतजाज की इजाजत नहीं दे रहे, फिर आप कह रहे हैं कि जी ये इंतशारी है। मुझे बताएं अडयाला जेल के सामने कौन सा इंतशार हुआ है? रोज इमरान खान की बहनें जाती हैं वहां पे, कोई एक इंतशार बता दे, कोई एक पत्थर बता दे जो फेंका हो। तो ये जो हुकूमत है फस्तायत का शिकार है, चादर चार दीवारी की पामालियां मुसलसल कर रहा है, इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, और समझ नहीं आ रही कि अच्छा इसका शौकत होगा साहब, क्या, अभी आपने बनेगा कल क्या, का ही क्योंकि जिक्र मुल्क किया तो बहुत नीचे चल रही है। जी सर, आपने अभी कल का ही जिक्र किया अडयाला जेल के हवाले से, तो मुझे बताइएगा अब सेहत के ऊपर खान साहब की काफ़ी सवालात भी उठ रहे हैं, काफ़ी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है। इवन कि मैं ये कहूँगी कि कुछ हल्के तो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सिर्फ एक सियासी बयानिया बनाया जा रहा है खान साहब की सेहत को। क्या कोई तफसीलात हैं मुस्तनद इस हवाले से कि उनकी सेहत की कंडीशन कैसी है अब? देखिए, अगर ये होशियार हुकूमत होती ना तो ये कह देती कि जी इमरान खान को अगर आपने इतना बड़ा इशू बनाया तो जाके देख ले उनको। हम्म। तो जब देखने की इजाजत ही नहीं मिल रही तो मैं क्या कमेंट्स करूं कि उनकी सेहत बिल्कुल। कैसी है? ये तो जो अब तक जो भी है ये तो हुकूमती आदाद शुमार है ना कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं और उनको कुछ नहीं है। तो भाई अगर कुछ नहीं है तो क्यों नहीं अलाउ करते हैं आप वकला को आप नहीं छोड़ रहे, आप क्या कहते हैं फैमिली को नहीं छोड़ रहे हैं, लीडरशिप को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम कुछ करते हैं तो कहते हैं ये इंतशारी है, नहीं करते हैं तो जाती हो रही है इमरान खान के साथ। हम्म। तो ये तो हुकूमत देखे ना, हुकूमत अगर चाहती कि मुल्क में अमन हो, लेकिन चूंकि ये हुकूमत बेचारी इनके पास तो इख्तियार भी नहीं है ना। अगर इख्तियार होता तो शायद शहबाज शरीफ जो है वो इतना बहादुर नहीं है, वो जरूर कह देता कि यार मुलाकात की इजाजत दे दे। नहीं सर, लेकिन वो तो उनके जंग पास रुकवा रहे हैं, आप कह रहे हैं इख्तियार ही नहीं है सर। जंग रुकवा नहीं रहे, रुकवाई जा रही है उनसे। ये अच्छा सर, देखिए मैंने ये आपको पहले ही कहा है। ये जो 9 अप्रैल वाला जलसा है सर, मुझे क्योंकि आप माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर बड़े फैसलों में हम देखते हैं आपको, उन बैठकों में बैठते हैं जहाँ पे ये फैसले होते हैं। मुझे बताइएगा कि इसका एजेंडा क्या है? क्या यहाँ पे खान साहब की बात होगी, इन्फ्लेशन के हवाले से बात होगी, और इस मूवमेंट को फिर आप आगे किस तरह से कैरी ऑन करेंगे? हमने अक्सर देखा है कि आप जलसा करने में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, इस दफा तो कोशिश ये हो रही है कि देखें पुरअमन अंदाज में जो भी तहरीक होती है जो कामयाब होती है वो पुरअमन तहरीक कामयाब होती है या फिर इनकलाब कामयाब होता है। ये दो चीजें होती है। चूंकि हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि सियासी तौर पे पुरअमन अंदाज में अपनी तहरीक का आगाज करें, उसको आगे ले जाएं। लेकिन आपने देखा कि 4-5 मरतबा से ज्यादा हर पुरअमन तहरीक पे तशद्दुद हुआ और हुकूमत ने ज्यादती की, गोलियां बरसाई, शेलिंग की, लोगों को मारा, गिरफ्तार हुए। अभी भी कई लोग गिरफ्तार हैं हमारे। तो इन हालात में इसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। ये कहते हैं ना लोग नहीं निकलते, तो आप इजाजत दे दें ना, फिर आप देख लें लोग निकलते हैं कि नहीं निकलते। आप इजाजत नहीं दे रहे तो वायलेशन की तरफ कौन ले जा रहा है? क्या हमें एहतजाज का हक नहीं है? पुरअमन एहतजाज का हक भी नहीं है, जलसा करने का हक भी नहीं है, तो फिर हम सियासत किस लिए कर रहे हैं? फिर तो सियासत का खात्मा होना चाहिए। तो अगर हम सियासत कर रहे हैं, हम अपने लीडर का पूछ रहे हैं, तो हमें जवाब नहीं मिल रहा, और अगर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हम पे तशद्दुद होता है तो शायद फिर ये एहतजाज चलता रहे। मुझे तो ये अंदाजा है कि अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की तो ये एहतजाज जारी रहेगा, और अगर जलसा करने दिए तो हो सकता है शाम तक जलसा खत्म हो जाए। लेकिन अगर जलसा की इजाजत ना मिले तो मेरे ख्याल से जहां ये रोकेंगे वहीं पे जो है पड़ाव पड़ जाएगा और ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा मेरे अंदाजे के मुताबिक। सही। चलें सर, इस हवाले से भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक और भी पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मौलाना फजल रहमान साहब को दावतें दी जा रही हैं हुकूमत में शमूलियत के हवाले से, क्या लगता है आपको इस हवाले से कबूल कर लेंगे वो पेशकश? मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो हुकूमत में ही हैं,
आप उनको बाहर ना समझें। बिल्कुल। आपके साथ भी थे सर। नहीं, हमारे साथ तो नहीं थे, कभी नहीं थे, मैं नहीं मानता। मैं बस ये है कि उनकी सियासत ही ऐसी है, बस ठीक है। जो बंदा जिस उसमें सियासत में कंफर्ट रहना चाहता है, उनका कंफर्ट लेवल यही है कि वो हुकूमत के साथ ही रहें, हुकूमत से इधर उधर नहीं होते। आपको पता है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर बन रही थी, तो इन्होंने कहा कि औरत की हुक्मरानी जो है वो नहीं है इस्लाम में। ऐसे ही। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन के आराम से, न वो खातून थी, न फिर न कोई वो इशू था। तो मेरा नहीं ख्याल है ये क्योंकि अपने लिए हर चीज को हलाल कर लेते हैं, इनको आता है हलाल करना। सही। उनके पास वो तमाम फतवे मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद, डिटेल मुल्क की सियासत के ऊपर तबसरा कर रहे थे। खवातीन हज़रात यहाँ पे वक्त पहुँचाते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।